हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 9 नवंबर, तो 9 नवंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। और देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये अपने थंबनेल वाले आर्टिकल से ही, ठीक है। तो जो पहला आर्टिकल है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यूएस की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, क्या नाम है उसका, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ये क्या करेगी, जो अडानी का प्रोजेक्ट है, अडानी क्या कर रहा है, श्रीलंका के अंदर कोलंबो पोर्ट को डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो कोलंबो पोर्ट के लिए अडानी ने $700 का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो ये $700 मिलियन तो कौन अडानी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। पर इसमें क्या है, अब ये जो अडानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, यूएस बेस्ड कंपनी है, तो ये अडानी के इस प्रोजेक्ट को फंड करेगी। कितना, तो अडानी और ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बीच में $553 मिलियन का एक करार हुआ है कि जिसमें ये यूएस की फंडिंग कंपनी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो अडानी के इस प्रोजेक्ट को फंड करेगी, ठीक है। तो अडानी का प्रोजेक्ट क्या है कि जो कोलंबो पोर्ट है ये इसको डेवलप करने का कार्य कर रहा है अडानी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी कंपनी ने अभी अडानी प्रोजेक्ट को फंडिंग करी है, तो ये याद रख सकते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। कितने डॉलर, $553 मिलियन का फंडिंग कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखता है। अब देखिए जो कोलंबो पोर्ट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलंबो पोर्ट श्रीलंका के कौन से कोस्ट पर है ना, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न, नॉर्थ, साउथ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न कोस्ट पे है ना, सम पार्ट ऑफ द सदर्न वेस्टर्न कोस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको वेस्टर्न कोस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो पोर्ट है हम्बनटोटा, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो ये क्या है, चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। और चाइना ने क्या करा है, जहां भी जिस भी कंट्री के अंदर वो डेवलपमेंट के कार्य करता है तो वो उस कंट्री को डेब्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। वो इस तरीके से फंडिंग करता है कि वहाँ की जो सरकार है, वो देश है, वो चाइना के क्या है, कर्जदार बने रहते हैं, कर्ज में डूबे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से फंडिंग करता है। तो इंडिया क्या है, अब ये क्या है, ये इंडिया के साथ इसलिए कॉन्टैक्ट कर रही है श्रीलंका कि जिससे क्या है, इंडिया जो चाइना के द्वारा श्रीलंका को जो डेब्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी उससे थोड़ा सा ये बाहर निकल सके, ठीक है। और इंडिया की भी फर्स्ट नेबर पॉलिसी के तहत अगर कोई भी हमारे जो पड़ोसी देश है वो हमसे मदद चाहता है तो हम उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। उसको डेवलपमेंट में, उस विकास में, उसकी आर्थिक सहायता में, हर तरीके से संभव मदद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये त्रिकोमाली पोर्ट भी याद रख सकते हैं। त्रिकोमाली पोर्ट कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में पड़ेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। त्रिकोमाली कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, हम्बनटोटा का है सदर्न पार्ट, कोलंबो पोर्ट कहाँ है, वेस्टर्न कोस्ट पर श्रीलंका के, ठीक है। तो ये थोड़े मेजर पोर्ट्स हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए दूसरी खबर है यहाँ से, केरला के जो गवर्नर हैं, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में केरला गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई है, ठीक है। तो क्यों गई है कि जो आरिफ मोहम्मद खान है केरला के गवर्नर, तो इन्होंने क्या है, जो जितने भी जो केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो बिल पास किए जाते हैं उनको क्या है, ये अपनी जेब में रख लेते हैं, है ना, सब पे पास नहीं करते। हालांकि ये सभी स्टेट की प्रॉब्लम है कि वहाँ जितने भी गवर्नर होते हैं तो वो सारे बिल्स पर अपने साइन नहीं करते। वो क्या करते हैं, आर्टिकल 200 है कॉन्स्टिट्यूशन में पावर देता है गवर्नर को कि वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है, ठीक है। आर्टिकल 200 क्या पावर देता है कि गवर्नर किसी भी बिल को, है ना, मनी बिल को छोड़कर, ठीक है, मनी बिल को नहीं कर सकता, मनी बिल को छोड़कर तो किसी अन्य बिल को ये प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व करके रख सकता है। अब यहाँ पर क्या है, जो ये रिजर्व करके रखता है इसका कोई पीरियड फिक्स नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये लास्ट नवंबर, है ना, पिछले साल नवंबर 30 में इस तरह का जजमेंट हुआ था, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया था, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि हम इस तरीके से कोई बाउंडेशन नहीं दे सकते कि इतने विद इन टाइम फ्रेम के अंदर आपको कोई बिल पर साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैटर है। अब क्या केरला गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जिससे क्या होता है, जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए होते हैं, है ना, राइट टू इक्वलिटी के लिए होते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए होता है, तो उन पे भी क्या है, ये अपनी जो कंसिडरेशन है, ठीक है, अपना वो साइन करके नहीं देते हैं, उसको भी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो विकास के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है केरला गवर्नमेंट। तो देखो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है उसको वैलिड कर रही हैं अगर इस तरीके से साइन नहीं करते। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है वो उसको वैलिड करते हैं। तो इन पॉइंट्स पे केरला सुप्रीम कोर्ट में गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए आ जाइए, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी देख लेते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास में क्या है, वीटो पावर होती है,
ठीक है। तो ये जो वीटो पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से मिलती है? प्रेसिडेंट को मिलती है आर्टिकल 111 से, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट को पास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से वीटो पावर मिलती है कि वो किसी बिल को है ना अनसर्टेन पीरियड के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो ये वीटो पावर मिलती है 111, आर्टिकल 111, ठीक है। और गवर्नर को मिलती है आर्टिकल 200 से, और यही इंपॉर्टेंट है हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है पर आर्टिकल 200 बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर्स ऑफ द गवर्नर विथ रिगार्ड द असेंट गिवन टू द बिल, ठीक है। जो भी बिल है उस पर अपनी असेंट सहमति देने के लिए, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, इसमें पावर दी गई है गवर्नर को कि रिजर्विंग द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ठीक है। तो आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर को ये पावर मिल जाती है, वो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 201 क्या कहता है? बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसमें कोई सा भी बिल कंसिडरेशन के लिए रखा जा सकता है। अब गवर्नर के पास में क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ वीटो पावर्स दी गई हैं, जैसे एब्सोल्यूट वीटो दिया गया है, सस्पेंसिव वीटो दिया गया, पर गवर्नर के पास में कोई पॉकेट वीटो नहीं है, ठीक है। पॉकेट वीटो नहीं है तो पॉकेट वीटो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है। और जो ये एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंस वीटो है, ये मनी बिल के मैटर में काम नहीं आएंगे। मनी बिल जाता है तो 14 दिन के अंदर गवर्नर को, प्रेसिडेंट को अपनी कंसिडरेशन देनी पड़ती है। अगर नहीं देते तो ऐसा माना जाता है कि वो बिल पास कर दिया है प्रेसिडेंट ने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है, पॉकेट वीटो है, इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तब प्रेसिडेंट के पास में कोई वीटो पावर नहीं है, तब प्रेसिडेंट को अपना क्या होगा, कंस्टिट्यूशन देनी पड़ेगी, या तो उस बिल को रिजेक्ट करे या उस बिल को पास करे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर वीटो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं पॉइंट से, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, क्या ये लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं? तो नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहाँ पेश किए जाएंगे? पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। चाहे राज्यसभा में करने हो चाहे लोकसभा में करने हो तो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट किसी भी बिल को अपने पास होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। और उस पर वो उसकी मर्जी है, वो कब उस पर वो अपनी कंसेंट देना चाहे या नहीं देना चाहे। तो ऐसे बिल जिस पर प्रेसिडेंट की ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया उन्हें एब्सोल्यूट वीटो बोला जाता है। द बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, है ना। तो जिस पर कोई भी प्रेसिडेंट ने अपना कंसेंट नहीं लिया है, बाद में वो बिल क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं और एक्ट नहीं बन पाते, उन्हें एब्सोल्यूट वीटो बोला जाता है। अब देखिए सस्पेंस वीटो क्या होता है? सस्पेंस वीटो होता है कि जैसे कोई बिल है ना प्रेसिडेंट के पास भेजा गया कंसिडरेशन के लिए, साइन करने के लिए। अब प्रेसिडेंट ने क्या करा, उस पर साइन तो नहीं किया, उसको वापस से रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास भेज दिया। अब पार्लियामेंट ने क्या करा, उस पर जो वो बिल है उस पर कोई अमेंडमेंट करा और या नहीं करा, है ना। बिना अमेंडमेंट करके या विदाउट अमेंडमेंट वापस से उसने प्रेसिडेंट को बिल वापस से भेज दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास में जब दूसरी बार, है ना, सेकंड टाइम कोई बिल जाता है तो प्रेसिडेंट को फिर उस पर अपनी कंसिडरेशन देनी पड़ती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो स्टेट असेंबलीज होती हैं या पार्लियामेंट होता है, तो ये क्या करते हैं, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए इस तरीके से बिल भेजती हैं। अगर प्रेसिडेंट से वापस लौट के आ जाता है तो फिर वो वापस से प्रेसिडेंट को भेज देती है। अब प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है कि उसको अब उस पर क्या करना पड़ेगा, साइन करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे बिल को क्या होता है जिस पर प्रेसिडेंट साइन कर देता है उन्हें सस्पेंसिव वीटो बोला जाता है ना। पहले उन्होंने साइन नहीं किया था, अब इस पर साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज सस्पेंस वीटो इन रिलेशन टू द मनी बिल, ठीक है। तो मनी बिल के मैटर में प्रेसिडेंट अपने ये सस्पेंस वीटो, एब्सोल्यूट वीटो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तीसरा देखिए पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब है इनडेफिनेट पीरियड, कोई पीरियड निर्धारित नहीं किया गया है ना। तो कोई ऐसा पीरियड जिसको हमें पता ही नहीं है कब तक उसकी पॉकेट में पड़ा रहेगा, तो ऐसा बिल किसी इनडेफिनेट पीरियड के लिए अगर प्रेसिडेंट के पास पड़ा रहता है तो उसे पॉकेट वीटो बोला जाता है, ठीक है। ही नाइदर रिजेक्ट द बिल और नॉट रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। तो ऐसे बिल को क्या करता है, ना तो ये वापस लौटाता है, ना ही उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस लौटाता है, और ना उसको रिजेक्ट करता है, ठीक है। तो ये ऐसे तरह के जो बिल होते हैं उन्हें पॉकेट वीटो बोला जाता है। अब देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास में इस तरीके का पॉकेट वीटो नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 10 दिन के अंदर अगर प्रेसिडेंट को कोई डिसीजन नहीं लेना है तो 10 दिन के अंदर वो वापस लौटाना पड़ता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आ जाइए नेक्स्ट खबर पे, देखो GS7 मीट, ठीक है, अपील्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन गाजा, ठीक है। तो अब
ये जो आपको पता है इजराइल एंड गाजा के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में G7 की मीटिंग हुई है, उसमें क्या गए, इन्होंने ये बात करी है, जो इजराइल एंड गाजा का जो इशू है वो उठाया है कि यहाँ पर जो देखो, जब दो देश लड़ रहे होते हैं तो वहाँ की जो निर्दोष जनता होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जल्द से जल्द अगर कोई कई देशों के बीच में, मतलब किसी देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उसको पीसफुली हैंडल किया जा सके, वहाँ पे जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाला जा सके, जो उनकी जो जनता परेशान हो रही है उनको उससे रोका जा सके, ठीक है। तो लोगों की भलाई और लोग शांति के लिए ये प्रयास करता रहता है, ठीक है। तो G7 ग्रुप जो है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, USA एंड कनाडा, ठीक है। तो ये इतनी 7 कंट्रीज़ हैं, ये आपको याद रखनी है। 7 कंट्रीज़ कई बार पूछ लेता है, अभी हॉट टॉपिक है, न्यूज़ में आ गया है, तो यहाँ से पूछा ही जाएगा। तो ठीक है, तो जो G7 की मीटिंग होती है हर साल एनुअली होती है ना। तो टू डिस्कस द कॉमन इंटरेस्ट, कोई ग्लोबल इकोनॉमिक इशू हो गया है ना, गवर्नेंस का कोई टॉपिक हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इशू है, या एनर्जी पॉलिसी से रिलेटेड कोई इशू है, तो उस पर डिस्कशन करने के लिए G7 मीटिंग हर साल आयोजित कराई जाती है। तो अभी जो मीटिंग हुई है ये कहाँ हुई है, टोक्यो के अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ हुई है, टोक्यो में। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, G7 की मीटिंग कहाँ पर, टोक्यो में हेल्ड की गई है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो ये जो G7 है ये कब फॉर्म हुआ था, ये 1973 के अंदर ऑयल क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए 5 कंट्रियों के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था शुरुआत में, ठीक है। तो 5 कंट्री कौन सी थी, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, USA एंड ग्रेट ब्रिटेन एंड जापान, ठीक है। तो फ्रांस और जर्मनी हो गया, फ्रांस जर्मनी 2 कंट्रियाँ हैं, ठीक है। USA, ग्रेट ब्रिटेन एंड जापान, ये 5 कंट्रियों ने मिलकर जो ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 में, उसको डिस्कस करने के लिए ये 5 कंट्री सामने आई थी। फिर क्या था, 6ठी कंट्री के रूप में इटली को शामिल किया गया था 1975 के अंदर, है ना, टू डिस्कस द इकोनॉमिक कंसर्न्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेमोक्रेसीज के बारे में जो इकोनॉमिक कंसर्न्स है उस पर डिस्कस करने के लिए इन्होंने इटली को 6ठी, मतलब 1975 में, 1975 में इटली को भी G5, मतलब G5+1 = G6 बन गए थे ये। फिर G6 से G7 बने 1976 के अंदर, जब इन्होंने इसमें कनाडा को इंक्लूड कर लिया गया था, ठीक है। तो जो G7 की फर्स्ट मीटिंग थी वो कहाँ हुई थी, G7 नेशन की फर्स्ट मीटिंग प्यूर्टो रिको में हुई थी 1976 के अंदर, जो USA के अंदर पड़ता है प्यूर्टो रिको, ठीक है। तो ये G7 की फर्स्ट मीटिंग कब हो रही है, 1976 के अंदर हुई है। 1973 में G5, 1975 में G6 और 1976 में कनाडा के जुड़ते ही G7 कहलाया, ठीक है। तो G7 कौन सी हो गई, इसके अंदर कनाडा हो गई, ठीक है। 6th कंट्री कौन सी हो गई, इटली हो गई। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 6th कंट्री इटली हो गई और 7th कंट्री कनाडा थी। अब क्या है, इसके अंदर अगर ये 7वीं कंट्री है कनाडा, अगर हम इसके अंदर रशिया को जोड़ देते हैं तो ये G8 कहलाता है, ठीक है, G8। अब हालांकि पहले क्या था, बीच में ये G8 हो गया था जब रशिया इसमें 1997 में इसमें इंक्लूड हुआ था, ठीक है। 1997 के अंदर रशिया को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, तो G7 से ये G8 हो गया था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ था, रशिया, अभी 2014 की बात है, तो जो 2014 में रशिया ने क्या किया, यूक्रेन का क्रीमिया का पार्ट, यूक्रेन का एक पार्ट है क्रीमिया नामक जगह है, ठीक है। तो उसको क्या है अनेक्स कर लिया और अपने अंदर मिला लिया 2014 में। तो इसलिए क्या है, रशिया को फिर ये G8 से बाहर कर दिया गया और अब ये वापस से G7 रह गया है 2014 के बाद में, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या है, ये G7 है, पहले ये G8 हो गया था बीच के अंदर, ठीक है। तो रशिया जब से एक्सपेल्ड किया गया है क्रीमिया इशू के ऊपर, तब से ये G7 हो गया, ठीक है। अब देखिए G7, G8, अब ये रशिया जुड़ जाता है और इसके अंदर अगर ये कंट्रीज और जुड़ जाती हैं इतनी सारी, ठीक है, तो ये G20 बन जाता है। तो ये सारी कंट्रीज तो हैं ही G20 का पार्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। G7, G8 इज अ पार्ट ऑफ G20 कंट्रीज, ठीक है। उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, है ना, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, चाइना, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरोपियन यूनियन एंड टर्की, अगर ये जुड़ जाते हैं तो ये G20 ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अजय नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि खूब सारे आर्टिकल्स आप देखेंगे। पहला आर्टिकल जैसे विंटर ब्रेक, है ना, विंटर ब्रेक डिक्लेयर कर दी गए हैं, स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है, 9 से 18 नवंबर तक छुट्टी रहेगी, ठीक है। अब जो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर रही है कि ऑड इवन स्कीम वापस से लेकर आएगी। ऑड इवन स्कीम ये है कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, ठीक है। तो ये डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बरसात की जा रही है, आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश की जा रही है, पानी के बौछारें की जा रही हैं, जिससे क्या होगा, जो एनवायरनमेंट के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठे, थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्लीन हो। इसके अलावा कनॉट पैलेस पे स्मोक टावर भी लगाए गए थे, जो उन्हें वापस से रीस्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब काम क्यों कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट, तो ये इसलिए कर रही है कि जो दिल्ली की बढ़ती
है ना, जो जो एयर पॉल्यूशन है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और घटती साफ एयर जो घट रही है, क्या अच्छी क्लीन एयर घट रही है और गंदी एयर बढ़ रही है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि अब विजिबिलिटी बिल्कुल बहुत नगण्य हो गई है, आप आसपास की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। ये पॉल्यूशन है, ये कोई फॉग नहीं है, ये पॉल्यूशन है ना। तो ये पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा जो बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरीके मेज़र लिए जा रहे हैं। परंतु ये सब मेज़र क्या है, आप ये सोचिए कि ये जो स्कूलों की छुट्टी की गई है, ओड इवन स्कीम लेकर आ रहे हैं, है ना। ये टैंकर से क्या होता है, स्प्रिंकलर से, है ना, वो जेट वो क्या बोलते हैं, रेन वाली गन होती है ना, जैसे मतलब पिचकारी लगाना, ठीक है। तो पिचकारी से क्या है, हवा की जो दूषित हवा है उसको, है ना, डस्ट पार्टिकल से वो पानी के ड्रॉपलेट से नीचे बैठ जाएंगे। तो ये जो मेज़र किए, ये जो कार्य किए जा रहे हैं, ये सब मेज़र सिर्फ टेम्परेरी, आप इनको देखिए, ठीक है। ये टेम्परेरी नेचर के हैं, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये थोड़े दिन बाद वापस होगा तो फिर वापस ही ये काम करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे पराली जलाना है, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से बैन कर देनी चाहिए कि भाई कोई भी पराली नहीं जलाएगा, ठीक है। दूसरा मेजर क्या लिया जा सकता है, दूसरा मेजर सभी जितने भी व्हीकल्स हैं, जैसे ऑड इवन फॉर्मूला लाया जा रहा है ना, डीजल व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल, तो ये पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स को पूरी तरीके से बैन करने की कोशिश की जानी चाहिए और इनको रिप्लेस कर देना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और या फिर सीएनजी व्हीकल से, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रिक और सीएनजी। तो इलेक्ट्रिक और सीएनजी के लिए सरकार क्या होती है, कर सकती है, हाँ, बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे सकती है, ठीक है, डिस्काउंट दे सकती है, जिससे क्या होगा, कंज्यूमर अट्रैक्ट हो, है ना। प्राइस की जो कॉस्ट है वो उनको डिक्रीज कर सकती है। अभी देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले 2 गुना कीमत पे आ रहे हैं, ठीक है। जब डबल कीमत पे सेम गाड़ी मिलेगी, जैसे मान लीजिए आप नेक्सोन लेने जाते हैं, नेक्सोन मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए की पड़ रही है, एक एग्जांपल ले रहे हैं बेस वेरिएंट का, ठीक है। और यही नेक्सोन आप, है ना, ईवी में लेने जाएंगे तो ये आपको 19 लाख रुपए की पड़ेगी, ठीक है। तो आप बताइए, आपको जस्ट डबल के आसपास आपको कीमत देनी पड़ रही है, तो आप क्या इलेक्ट्रिक खरीदना पसंद करेंगे या फिर आप पेट्रोल डीजल वाली ले आएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जब प्राइस डिफरेंस आता है, तो देखो कुछ कंज्यूमर तो खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं सब नहीं खरीद रहे, पर जब सभी खरीदेंगे तो पेट्रोल डीजल बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा ना, बैन हो जाएगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाने का प्रयास करना चाहिए सरकार को, ना कि टेम्परेरी मेजर लेने का, ठीक है। हालांकि अभी टेम्परेरी मेजर लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर परमानेंट में तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप पर ये देखिए कि सरकार, है ना, परमानेंट की तरफ कम झुकाव है और टेम्परेरी मेजर ले रही है। तो और साथ के साथ जो जनता है वो भी सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर जनता ही सपोर्ट करे इस तरीके से, जो एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैल रहा है, जो प्राइवेट, है ना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको थोड़ा सा बंद कर दें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जिससे क्या होगा, ये एयर पॉल्यूशन को कर्ब किया जा सके। अब देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये वाला जो चार्ट है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जैसे 0 से 50 की रेंज है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, गुड क्वालिटी बोला गया है, ठीक है, गुड। अगर 51 से लेकर 100 की रेंज है तो इसको बोला गया है सेटिस्फाइंग, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री बोला गया है। अब मान लीजिए ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखा है, 101 से लेके 200 के बीच में है तो मॉडरेट, 201 से लेके 300 तो पुअर क्वालिटी चालू हो जाती है। 201 से अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पुअर क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी रेंज से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 201 से स्टार्ट होकर 300 का पुअर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से रेंज अच्छे से याद होनी चाहिए। 301 से लेकर 400 में वेरी पुअर है, ठीक है, 401 से लेकर 500 के बीच में सीवियर है, ठीक है। ये 401 से लेके 450 कर दीजिए 450, तो ये सीवियर कंडीशन है। और 451 से लेके 500 के बीच वाली जो रेंज है इसको बोलते हैं वेरी सीवियर कंडीशन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक कंडीशन है जिसमें एयर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कोलकाता भी अब शामिल हो गया है, ठीक है। कोलकाता का भी जो एयर क्वालिटी है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है। और कोलकाता की लोकेशन कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। देखो कोलकाता की लोकेशन ये रही, बांग्लादेश के जस्ट पास में, ये कलकत्ता है ना, ये कोलकाता, कलकत्ता ये रहा, ठीक है, बांग्लादेश इधर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आपको इसमें अब लिखना है कि सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे कहाँ है, इस लोकेशन में आपको बताना है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये मैप में पॉइंट आउट करना है आपको सुंदरबन डेल्टा कहाँ है। मैप खोलिए और देखिए, देखो इसी तरीके के क्वेश्चन जब आप देखते हैं तभी आपको चीज़ें पता चलती हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए कावेरी वाटर, ठीक है, कावेरी वाटर का एक डिस्प्यूट था, किन राज्यों के बीच में था। अगर कावेरी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं, अभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कर्नाटका ने ऑर्डर दिया है कि जो उनका 24 TMCF है ना, तो TMCF जो पानी इस्तेमाल कर सकती है तो उसका इस्तेमाल कर ले, है ना। बेंगलुरु को बोला है कि जो 24
TMCFT जो वाटर का इस्तेमाल करना है तो वो कर सकती है। तो अब इसमें देखो जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट था तो ये तो इन किन राज्यों के बीच में था, सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। तो जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट सबसे पहले कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, इन चारों के बीच में वाटर डिस्प्यूट था थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा मेजर डिस्प्यूट कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में था। एक्चुअली क्या था, जब गर्मी का सीज़न होता था तो क्या होता था, ये कर्नाटका है ना पानी कम छोड़ता था, ठीक है, और तमिलनाडु को पानी नहीं मिल पाता था। और जब रेनी सीजन आता तो ज़्यादा पानी छोड़ देता था, तमिलनाडु में बाढ़ आ जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये वाटर डिस्प्यूट इन दोनों स्टेट के बीच में बना रहता था, ठीक है, पानी को लेकर। तो अब क्या हुआ, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट कूदा, ठीक है, 2017-18 में, ठीक है। तो उसने जजमेंट दिया था, तो वो अभी देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा कावेरी रिवर के बारे में जान लेते हैं। तो देखो जो कावेरी रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट, ठीक है, सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कर्नाटका जो वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल से, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। वेस्टर्न घाट में कौन सा, ब्रह्मगिरी हिल से ये रिवर कावेरी ओरिजिनेट होती है, जिसको हम पोन्नी नाम से भी जानते हैं, और तमिलनाडु में से गंगा ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है, जो इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिवर है सदर्न इंडिया की, ठीक है। सदर्न इंडिया की 4थी सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी हो गई, कावेरी हो गई, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है, ईस्टर्न घाट्स में बहते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी गिरा देती है, और ये डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे अक्रावती, हेमावती, लक्ष्मणा, तीर्था, सिमसा, काबिनी एंड हरंगी, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। इन ट्रिब्यूटरीज पे काफ़ी बार यूपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चन पूछे गए, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, और काफ़ी सारे जो अदर बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये जो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब देखिए जो कावेरी का डिस्प्यूट था, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2018 में, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो तमिलनाडु है उसको इतना पानी मिलेगा 404, ठीक है, कर्नाटक को इतना मिलेगा 284, केरला को 30, यूटी ऑफ पौंडीचेरी को 7 TMC। इसके अलावा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए 10 TMC पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, और इन एविटेबल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए 4 TMC पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था केरला ये कावेरी रिवर के ऊपर, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है। यहाँ पे क्या है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, ये तो आप याद रख लेंगे। इसके अलावा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और इनएविटेबल वेस्ट के लिए भी इन्होंने पानी का अलोकेशन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो ले सकता है, याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2 बोर्ड बनाने की बात करी गई थी, अथॉरिटी और कमेटी, है ना। तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का निर्माण किया गया, और कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी का निर्माण किया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो क्या है आगे चल के कावेरी से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होते हैं तो वो डील करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए चुनावों के समय में कोई भी पॉलिसी जो चल रही है उनको एक्सटेंड करने का या इस तरीके से लुभावने वादे नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, आपने नाम सुना होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो ये जो गरीब कल्याण योजना है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो फैमिलीज़ हैं, अंत्योदय फैमिलीज़ हैं, तो उनको कवर करते हुए जो कोविड-19 में जो जिनके पास में खाने की बहुत मतलब डेफिशिट हो गया था, खाद्यान्न नहीं रहा था, तो उनके लिए सरकार के द्वारा ये स्कीम लाई गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पर मंथ, ठीक है, पर मंथ, है ना, 5 kg 5 किलो क्या दिया जाएगा, या तो राइस ले लीजिए, चावल, ठीक है, या वीट ले लीजिए, या कोरस ग्रेन ले लीजिए, मोटा अनाज, ठीक है, ये कोरस ग्रेन, ठीक है। वीट, राइस या कोरस ग्रेन 5 किलो में से कुछ इनमें से और हो रही है, सब नहीं ले सकते हैं आप 5-5 किलो में, इनमें से कुछ 5 किलो कोई सी भी चीज़ ले सकते हो, ठीक है। राइस ले लीजिए, वीट ले लीजिए, कोरस ग्रेन 5 किलो ले लीजिए, पर पर्सन पर मंथ दिया जाएगा 5 किलो के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसे क्या है सरकार ने अभी कहा चुनावी वादे के तौर पर कि इस स्कीम को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्राइम मिनिस्टर की फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंदर तहत आती है, जो पुअर्स को कवर करती है। एज एन ए वेलफेयर स्कीम है, जो मार्च 26, 2020 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इंडिया, है ना, कोविड-19 से
लड़ने के लिए ये स्कीम लाए थे, गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, ठीक है, एज एन वेलफेयर स्कीम थी। तो अब ये जो स्कीम है किसके द्वारा चलाई गई, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा चलाई गई, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत इसको संचालित किया गया। जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है PMGKAY, ठीक है, कब स्टार्ट करी गई थी, 2020 में, ऐसे याद करिए, ठीक है, 2020 में स्टार्ट करी गई थी। 2020 खेलते खेलते प्रधानमंत्री ने गरीबों का कल्याण करने की सोची, 2020 करते करते, ठीक है, ऐसे सोचेंगे। देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारी स्कीम पढ़ लेते हैं, याद नहीं रहती, इसलिए 2020 करते करते याद करेंगे तो याद रहेगा। बट इसकी नोडल मिनिस्ट्री किसे बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस डेटा को याद रख लें। अब नेक्स्ट चलता है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड किसके द्वारा बनाने की बात की गई थी, ठीक है, तो ये बनाने की बात करी गई थी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, आपने ये नाम सुना होगा, UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉस एंड डैमेज फंड की बात करी गई थी। तो कब की गई थी, 2013 के अंदर, वॉर्सो पेरिस पोलैंड के अंदर, है ना, वॉर्सो पोलैंड, ठीक है, पोलैंड में ये मीटिंग हुई थी UNFCCC की। तो इसमें ये बात करी गई थी लॉस एंड डैमेज फंड एक बनाया जाए, जिससे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, है ना, जो क्लाइमेट चेंज के इल प्रभाव हैं, है ना, इम्पैक्ट्स हैं, उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। क्योंकि देखो ये जो क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव हैं, है ना, नेचुरल डिजास्टर्स जो आते हैं, ठीक है, जान माल की जो हानि होती है, उसको तो हम मतलब ये नहीं, जो हो चुकी है उसको तो नहीं रोक सकते, परंतु जो अब हो सकती है उनको थोड़ा सा मिटिगेट किया जा सकता है, उनके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो इसलिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात की गई थी, ठीक है। तो अब क्या है, ये लॉस एंड डैमेज फंड में क्या है, अभी तो क्या है, $500 करोड़ US$ के आसपास है, ठीक है, इस फंड का वो जैसे कॉर्पस बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज के थ्रू जो लास्ट पिछले दशक के अंदर कहाँ कहाँ किस तरीके के डैमेजेस हुए हैं और कितनी जान माल की हानि हुई है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, जिससे आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कोई निबंध लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आपके काम आ सकता है। अब देखिए 2021 में हीट वेव्स, है ना, नॉर्थ वेस्ट USA के अंदर हीट वेव्स के बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखे गए थे, जिसमें कितनी 1400 से ज़्यादा डेथ हो गई थी, $8.9 बिलियन का लॉस हो गया था। इसके अलावा 2017 में वाइल्ड फायर, है ना, आगजनी के केस देखे गए थे, जिसमें 103 लोगों की मौत हो गई थी, $148 बिलियन का नुकसान हो गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, ये कहाँ पे हुआ था, ये भी यही हुआ था, ठीक है, वेस्ट कोस्ट ऑफ USA के अंदर। अब देखिए ये हरिकेन्स के केसेस देखे गए थे, जिसमें 101 डेथ हुई थी और $100 बिलियन का लॉस हुआ था। ये USA या मैक्सिको बोल सकते हैं आप इसको, है ना, USA के साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर ये आया था, ठीक है, फ्लोरिडा कोस्ट की तरफ, या फिर ये इधर गल्फ स्ट्रीम आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है, अटलांटिक ओशियन का कौन सा भाग हो गया, जो USA के पास में है ना, सदर्न, आप जैसे ये तो नॉर्थ अटलांटिक हो गया, ठीक है, ये सदर्न अटलांटिक हो गया। तो नॉर्थ अटलांटिक के वेस्टर्न पार्ट के अंदर ये इस तरीके से हरिकेन आया था, यहाँ पर आप ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगस्त 2017 के अंदर ये हरिकेन के केसेस देखने को मिले थे यहीं पर, और यहाँ पर क्या थी, काफ़ी जगह के नाम दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया हेवी रेनफॉल हुई थी फ्लोरिडा में, तो यहाँ पर क्या था, 88 लोग मर गए थे, है ना, इरमा के अंदर 134 लोग मरे थे, और मरिया के अंदर 4600 लोगों की मौत हो गई थी, ये हरिकेन जब 2017 में यहाँ पर आया था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो डेथ के केसेस है वो इसी हरिकेन में 2017 में देखे गए थे, बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन बन गई थी यहाँ पे, है ना। तो हाईली लॉस हुआ था, जान माल का नुकसान हुआ था, 5000 के आसपास लोग मर गए थे इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो डॉलर है कितने, करीब $10 मिलियन का यहाँ पर नुकसान, वो यहाँ पर $125 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ था यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में आप इधर देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी बुश फायर्स हुए थे, यहाँ पे 34 लोगों की मौत हो गई थी। आप यहाँ पे यूरोपियन साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लड के केस देखे गए, जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर, यहाँ से 230 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। ये इंडिया के पास पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा जो फ्लड हुआ था, है ना, उसके कारण से 1717 लोग मर गए थे, $3 बिलियन का यहाँ पे नुकसान हो गया था। इधर ये जापान, चाइना के पास में, जापान में क्या हुआ था, 85 लोगों की डेथ हो गई थी हिग्बीस के अंदर, और $17 बिलियन का लॉस हो गया था। थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए दिया गया है, इसमें से कुछ आएगा नहीं, पर आप जैसे मान लीजिए कोई निबंध लिख रहे हैं तो वहाँ के लिए आपका काम की चीज़ हो जाती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये अपने लेक्चर में बस ये लास्ट था। तो आपको ये बताना है कि
FCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट बतानी है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट कौन सी ईयर में हुई थी, हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं बताया, तो आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करें, गूगल करें और थोड़ा सा इसके बारे में जानें। देखो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ अर्थ समिट, ठीक है, अर्थ समिट कहाँ पर हुई थी, है ना, कब हुई थी, अर्थ समिट कब स्टार्ट हुआ था, तो इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट चेंज है उससे रिलेटेड है ये, है ना। अर्थ समिट जो फर्स्ट अर्थ समिट की मीटिंग हुई थी वो दुनिया में कहाँ हुई थी, तो इसके बारे में कौन सी ईयर में हुई थी, तो कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में लिख के बताएं। और उसके अलावा आपको बताना है आर्टिकल 20, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 किससे डील करता है। अभी हमने 19 और 21 देखा था, ठीक है, 14 और 21 के बारे में पढ़ा था, जिसमें 14 में राइट टू इक्वलिटी की बात थी, 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात है। तो आर्टिकल 20 किससे डील करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।